दोस्तों नमस्कार। एग्जाम का अंकश चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है और आज है 18 मार्च। तो चलिए 18 मार्च की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो होती है उसमें हम केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अधिक होती है। इसलिए प्रश्नों की संख्या सीमित रहती है और वीडियो भी बहुत लंबी नहीं होती है, इसलिए पूरी वीडियो देखने का प्रयास किया करिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए। और हाँ, अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 18 मार्च की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। देखिए आज का जो पहला प्रश्न है हमारा वह है, लंदन के सेंट्रल बैंक ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से किस बैंक को सम्मानित किया है? कौन सा अवार्ड है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 है ये। और किसने दिया है यह बैंक? तो लंदन के सेंट्रल बैंक ने दिया है। ठीक है ना? तो ये दोनों बातें याद रखिए। अब इससे किस बैंक को सम्मानित किया गया है इस पे आते हैं। तो ऑप्शन ए है एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन बी है एसबीआई, ऑप्शन सी है आरबीआई और ऑप्शन डी है आईसीआईसीआई। तो बताइए कि किस बैंक को लंदन के सेंट्रल बैंक ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है? तो देखिए वह बैंक है आरबीआई। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना? अब देखिए जो लंदन का सेंट्रल बैंक है वह जो ये अवार्ड देता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, यह ऐसी पहलों को देता है कि किसी बैंक के द्वारा किए गए ऐसी पहल के लिए दिया जाता है जिसमें पेपर बेस्ड सबमिशन जो होता है, यानी पेपर का जो इस्तेमाल होता है वह कम किया जाए। ठीक है ना? तो पेपर बेस्ड सबमिशन को कम करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है ना? पेपर बेस्ड सबमिशन को कम करने के लिए, यानी ज्यादातर जो चीजें डिजिटल कर दिया है जिस बैंक ने, ऐसी पहलों को यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है ना? तो आरबीआई की दो ऐसी पहलें हैं जिसके आधार पर इसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। पहली एक पहल है सारथी। सारथी नाम का एक पहल है जिसकी स्पेलिंग मैं आपको लिख देता हूं क्योंकि यह जानना जरूरी है। सारथी, SAARTHI। ठीक है, एक पहल ये है और दूसरी पहल है प्रवाह। ठीक है, प्रवाह एक पहल है और एक पहल है सारथी। इन दोनों पहलों के लिए इसे यह पुरस्कार दिया गया है आरबीआई को। ठीक है ना? अब देखिए इन पहलों की खास बात क्या है। देखिए सारथी क्या है? सारथी मुख्य रूप से एक मोबाइल ऐप है। क्या है? सारथी मुख्य रूप से एक मोबाइल ऐप है और इसका जो मुख्य काम है वह है कि आम लोगों को, ध्यान दीजिएगा, सारथी ऐप के द्वारा आरबीआई ने क्या किया है कि आम लोगों को बैंकिंग के बारे में जानकारी देना, ठीक है, डिजिटल पेमेंट के बारे में जानकारी देना, ठीक है, डिजिटल, देखिए इसको, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल पेमेंट के बारे में जानकारी देना, साथ ही निवेश और धोखाधड़ी, क्या है, इन्वेस्टमेंट या निवेश और धोखाधड़ी, इससे बचने के लिए क्या करता है आरबीआई? लोगों को जागरूक करता है, जानकारी देता है। ठीक है ना? इस किस ऐप के माध्यम से? सारथी ऐप के माध्यम से। ठीक है ना? धोखाधड़ी से बचने के लिए। ठीक है ना? तो सारथी ऐप से क्या करता है? यह एक मोबाइल ऐप है, पहली चीज। दूसरी चीज, आरबीआई के द्वारा आम लोगों को बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, निवेश और धोखाधड़ी से बचने के लिए इसके लिए जानकारी दिया जाता है। ठीक है, तो ये है सारथी ऐप, पूरी तरह से डिजिटल है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी इसमें कागज का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है ना? कागज का इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें क्या किया जाता है, यह पूरी तरह से डिजिटल है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब आते हैं कि आरबीआई की जो दूसरी पहल है यह है प्रवाह। ठीक है, यह क्या है? यह एक पोर्टल है। ठीक है ना? प्रवाह पोर्टल है और इसके माध्यम से क्या किया जाता है? यह एक ऑनलाइन पोर्टल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? अब इसके द्वारा जो होता है, यह बैंक और वित्तीय संस्थान, कौन कौन से हैं? बैंक और वित्तीय संस्थान, जो प्रवाह पोर्टल है उसके माध्यम से क्या हो सकता है? बैंक और वित्तीय संस्थान, ठीक है, वित्तीय संस्थान, ये देखिए वित्तीय गलत हो जा रहा है, बैंक और वित्तीय संस्थान जो है वह आरबीआई से अनुमति ले सकते हैं। ठीक है, आरबीआई से अनुमति ले सकते हैं
और लाइसेंस लेने की प्रक्रिया यहाँ से ऑनलाइन हो गई है। ठीक है, लाइसेंस की प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है, बस इतना लिख देते हैं। ठीक है, तो यह जो दो पहले हैं यह भी पूरी तरह से ऑनलाइन है। इसके द्वारा जो है इसमें भी कागज का प्रयोग न्यूनतम होता है। ठीक है, तो यह दोनों पहले जो है वह ऑनलाइन पहले हैं, डिजिटल पहले हैं। और इसके द्वारा क्या होता है, एक पहल के द्वारा आम लोगों को सहायता दी जाती है। कौन से पहल के द्वारा? सारथी पहल के द्वारा आम लोगों को दिया जाता है। और जो ये प्रवाह पोर्टल है इसके माध्यम से वित्तीय संस्थानों को सुविधा प्रदान की जाती है। ठीक है ना, वित्तीय संस्थानों को सुविधा प्रदान की जाती है। यह दोनों पोर्टल के बारे में आप जान लीजिए। ठीक है ना, और इसीलिए यह पुरस्कार दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि एक तो आम जनता को ज्ञान देता है और दूसरा बैंकों और वित्तीय कंपनियों के काम को आसान बनाता है। इसीलिए इस पुरस्कार के लिए आरबीआई को चुना गया है। ठीक है ना, तो ध्यान से इसे तैयार कर लीजिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि आरबीआई को यह पुरस्कार मिला है और यह आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। चलिए अब आज का दूसरा सवाल देख लेते हैं। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है, हर साल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है 14 मार्च, ऑप्शन बी है 16 मार्च, ऑप्शन सी है 17 मार्च और ऑप्शन डी है 18 मार्च। तो जल्दी से आप हमें बताइए कि हर साल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, प्रत्येक वर्ष 16 मार्च के दिन को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 16 मार्च को ही क्यों राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। तो एक बात जान लीजिए कि 16 मार्च 1995 ईस्वी, ठीक है, इस तिथि को याद रखिएगा। 16 मार्च 1995 ईस्वी यह वह तिथि है जब भारत में पहली बार पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी। किसकी अभियान? पोलियो टीकाकरण। ठीक है, पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी। 16 मार्च 1995 को पहली बार ओरल पोलियो वैक्सीन यानी ओपीवी पहली बार पिलाई गई थी। ठीक है, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 16 मार्च के दिन को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, एक चीज और याद रखिएगा कि 27 मार्च 2014, यह भी तिथि याद रखिएगा। 27 मार्च 2014 की तिथि को WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। ठीक है, WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। ठीक है ना, तो ये दोनों तथ्य याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों तथ्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब देखिए, पहला 16 मार्च 1995 को पोलियो टीकाकरण की शुरुआत होती है पहली बार। ठीक है, और 27 मार्च 2014 को WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया। ये दोनों तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और 16 मार्च की तिथि को ही प्रत्येक वर्ष पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार परीक्षा में यह पूछा गया है कि WHO ने भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया। चूंकि उस समय जब यह पूछा गया था तो यह 2015-16 की परीक्षा में ही पूछा गया था, तो यह जो है तत्काल करंट का प्रश्न था, इसलिए जो है उस समय पूछा गया था। दोबारा भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है कि WHO ने भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया था। तो 27 मार्च 2014 की तिथि याद रखिएगा। ठीक है ना, अब आ जाते हैं आज के तीसरे प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है कि 20वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी पहली बार कौन सा राज्य करेगा। तो देखिए, 20वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के बारे में आपको बताना है कि किस राज्य ने पहली बार इसकी मेजबानी की है। तो ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो देखिए, पहली बार बिहार राज्य को इसकी मेजबानी करने का मौका मिला है, यानी सी ऑप्शन सही है। और बिहार के पाटलिपुत्र स्टेडियम में, किसमें? पाटलिपुत्र स्टेडियम है और यह कहाँ स्थित है? पटना में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। ठीक है ना, अब देखिए, इस आयोजन में जो शीर्ष राज्य हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। इस आयोजन में जो शीर्ष राज्य हैं जिन्होंने ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं, ऐसे राज्यों के नाम मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, पहले स्थान पे जो राज्य है वह है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा सबसे ज्यादा गोल्ड जीतने वाला राज्य है, इसने 6 गोल्ड जीता है। ठीक है, और दूसरे स्थान पे कौन सा है? दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है।
ठीक है। उत्तर प्रदेश ने भी 3 गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है ना। और तीसरे स्थान पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो महाराष्ट्र ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। इस प्रकार नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो शीर्ष राज्य थे वो नंबर 1 पे हरियाणा है, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश और नंबर 3 पे महाराष्ट्र। इस बात को भी याद रखिएगा। पहली बार इसका आयोजन बिहार राज्य में हुआ, इसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं आज के चौथे प्रश्न की तरफ। देखिए आज का हमारा चौथा प्रश्न है, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रसिद्ध ओडिया कवि और पूर्व नौकरशाह रमाकांत रथ, नाम याद रखिएगा। दूसरी चीज, रमाकांत रथ का संबंध किससे है? तो यह एक ओडिया कवि थे और एक नौकरशाह भी थे, ठीक है। इन दोनों बातों को याद रखिएगा। रमाकांत रथ का भुवनेश्वर में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ठीक है ना। रथ को साहित्य में योगदान के लिए किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? आपको बताना है कि साहित्य में योगदान के लिए रमाकांत रथ को पद्म भूषण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिए। ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन ए है 1977 में, ऑप्शन बी है 2009 में, ऑप्शन सी है 2006 में और ऑप्शन डी है 1984 में। तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए। तो देखिए रमाकांत रथ जी को वर्ष 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, यानी सी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिए, 1977 में रमाकांत रथ जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 1977 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ठीक है ना। वर्ष 1984 में इन्हें एक पुरस्कार दिया गया जिसे कहते हैं सरला पुरस्कार, ठीक है। सरला पुरस्कार कब दिया गया? 1984 में दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं 2009 में। 2009 में इन्हें साहित्य अकादमी की फेलोशिप दी गई, ठीक है ना। 2009 में इन्हें क्या दिया गया? साहित्य अकादमी फेलोशिप इन्हें प्रदान की गई 2009 में, ठीक है ना। वर्ष 2006 में, जैसे हमने आपको बताया, वर्ष 2006 में रमाकांत रथ को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इस बात को भी याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इनके बारे में और जान लीजिए। 1993 से लेकर के 1998 तक, ठीक है, 1993 से 1998 तक ये साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष रहे, ठीक है। साहित्य अकादमी या केंद्रीय साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष रहे, ठीक है। कब से कब तक रहे? 1993 से 1998 तक, ठीक है ना। उसके बाद 1998 से लेकर के 2003 तक, 1998 से लेकर के 2003 तक यह जो है अध्यक्ष, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के रूप में पदासीन रहे, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। तो यह साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष भी रहे, अध्यक्ष भी रहे और पुरस्कारों के बारे में हमने आपको बता दिया। कभी यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि रमाकांत रथ का संबंध किससे है? तो वह एक प्रसिद्ध ओडिया कवि है, इतना ही प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आइए आज के 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह हमारा 5वां प्रश्न है। देखिए हमारा 5वां प्रश्न है कि होला मोहल्ला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपको बताना है कि होला मोहल्ला महोत्सव कौन सा, होला मोहल्ला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है असम। तो बताइए कि होला मोहल्ला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए होला मोहल्ला महोत्सव मनाया जाता है पंजाब में, ठीक है ना। पंजाब में होला मोहल्ला महोत्सव मनाया जाता है और पंजाब के आनंदपुर साहिब में, आनंदपुर साहिब कहाँ स्थित है? अमृतसर में है। तो आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला महोत्सव मनाया जाता है और यहाँ जो है यह फूलों से होला खेला जाता है, ठीक है ना। होला महोत्सव किससे खेला जाता है? फूलों से खेला जाता है, इस बात को याद रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 1699 ईस्वी, इसे याद रखिएगा, 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन, किस दिन? बैसाखी के दिन, 1699 ईस्वी का समय है और बैसाखी का दिन है। इसी दिन आनंदपुर साहिब में, ठीक है, आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह ने, किसने? गुरु गोविंद सिंह ने, इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, ठीक है। 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा और पंच प्यारे की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? खालसा और पंच प्यारे, ठीक है, पंच प्यारे की स्थापना की थी, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, विभिन्न परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है कि खालसा की स्थापना कब की थी?
गुरु गोविंद, पहले तो पूछा जाता है कि खालसा की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। फिर पूछा जाता है कि कब की थी, तो 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की थी और इसी दिन इन्होंने पंच प्यारे 5 लोगों को चुना था। ठीक है ना, तो इसे भी याद रखिएगा, पंच प्यारे कहते हैं या 5 प्यारे कहते हैं, इसे भी याद रखिएगा। इसकी भी स्थापना इन्होंने की थी गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है ना, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। होला मोहल्ला महोत्सव पंजाब में मनाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं, आज का हमारा 6वां प्रश्न है, किसे शांति और स्थिरता के लिए 2025 का गोल्ड मरकरी पुरस्कार मिला? किसके लिए मिला है? शांति और स्थिरता के लिए। ठीक है ना, कौन सा पुरस्कार मिला है? गोल्ड मरकरी पुरस्कार मिला है। ठीक है ना, ऑप्शन ए है दलाई लामा, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है श्री श्री रविशंकर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि शांति और स्थिरता के लिए 2025 का जो गोल्ड मरकरी पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? तो वह दिया गया है तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को दिया गया है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, और आपको ध्यान रहे कि इस वर्ष दलाई लामा 90 वर्ष के हो जाएंगे और ये दलाई लामा की जो पीढ़ियां होती हैं उनमें 14वें दलाई लामा है। ठीक है ना, 14वें दलाई लामा है और इनका जो मूल नाम है वो क्या है? इनका मूल नाम है तेंजिन ग्यात्सो। ठीक है, दलाई लामा का जो मूल नाम है वो क्या है? तेंजिन ग्यात्सो है और यह 14वें दलाई लामा है, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है ना, अब इन्हें जो है शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार दिया गया है। गोल्ड मरकरी क्या है? देखिए, गोल्ड मरकरी है एक एनजीओ है। ठीक है ना, और यह एनजीओ कहाँ स्थापित है? तो यह एक ब्रिटेन का एनजीओ है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, इंग्लैंड का या ब्रिटेन का एनजीओ है गोल्ड मरकरी और इसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आज का 7वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, आज का हमारा 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कथन देखते हैं। पहला कथन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली रायसीना डायलॉग 2025 के 3 दिवसीय का मतलब 17 मार्च से लेकर के 19 मार्च तक चलेगा, यह 3 दिवसीय 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। मतलब रायसीना डायलॉग जो नई दिल्ली में होता है प्रत्येक वर्ष, तो उसके 3 दिवसीय 10वां संस्करण यह होने वाला है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे नई दिल्ली में। तो यह बिल्कुल सही है। ठीक है ना, यह सही कथन है। अब आ जाते हैं दूसरे कथन की तरफ। आज का जो हमारा दूसरा कथन है वह है रायसीना डायलॉग 2025 की थीम कालचक्र, पीपुल, पीस एंड प्लेनेट है। तो देखिए, रायसीना डायलॉग 2025 की जो थीम है वह कालचक्र, पीपुल, पीस एंड प्लेनेट है। यह बिल्कुल सही है और यही परीक्षा में पूछा गया है कई बार कि रायसीना डायलॉग की थीम क्या थी। तो देखिए, रायसीना डायलॉग 2025 की थीम कालचक्र, पीपुल, पीस एंड प्लेनेट है और यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब यह भी कथन सही है। अब तीसरे कथन की तरफ चलते हैं। आज का तीसरा कथन है, इस सम्मेलन में इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन मुख्य अतिथि हैं। तो देखिए, क्रिस्टोफर लक्सन मुख्य अतिथि हैं, ये बात सही है, लेकिन यह इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री नहीं है। क्रिस्टोफर लक्सन कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? यह है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। ठीक है ना, क्रिस्टोफर लक्सन कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है, और यह जो है रायसीना डायलॉग 2025 के मुख्य अतिथि हैं, यह भी याद रखिएगा। यह प्रश्न अलग से पूछा जा सकता है कि रायसीना डायलॉग 2025 के मुख्य अतिथि कौन है? तो वह है क्रिस्टोफर लक्सन और क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है ना, तो इसे भी याद रखिएगा। तो इसमें तीसरा कथन गलत है क्योंकि इसमें इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री दिया है, तो केवल 1 व 2 सही है, यानी बी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, फ्यूगो ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो हाल ही में हिंसक रूप से फट गया है। यह कहाँ स्थित है? तो देखिए, फ्यूगो ज्वालामुखी के बारे में पूछा जा रहा है और एक चीज याद रखिएगा, फ्यूगो ज्वालामुखी क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है ना, इसे भी याद रखिएगा। अब यह फट गया है हाल ही में, तो यह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है ग्वाटेमाला और ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, यह स्थित है ग्वाटेमाला में। ठीक है ना, फ्यूगो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ग्वाटेमाला में स्थित है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और यह ग्वाटेमाला कहाँ स्थित है? यह प्रशांत महासागर के कहाँ? प्रशांत महासागर में स्थित जो फायर रिंग है, प्रशांत महासागर में स्थित फायर रिंग, आप जानते हैं रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं, तो जो फायर रिंग है उसी पर स्थित है। ठीक है ना, ग्वाटेमाला।
अब यह जो है चूंकि रिंग ऑफ फायर पर स्थित है या फायर रिंग पर स्थित है, तो यहाँ पे अक्सर भूकंपीय और ज्वालामुखी गतिविधियां होती रहती हैं, ठीक है ना। अब फ्यूगो मध्य अमेरिका में सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, ठीक है ना, मध्य अमेरिका के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है, ठीक है ना, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। तो इस बात को भी याद रखिएगा, फ्यूगो क्या है, मध्य अमेरिका में सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। अब देखिए फायर रिंग या रिंग ऑफ फायर से क्या समझते हैं आप, ठीक है, तो यह जो है एक क्षेत्र है, ठीक है ना, और जैसे प्रशांत महासागर के चारों ओर जो है ज्वालामुखियों की एक रिंग सी बन गई है, ठीक है ना, तो इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, या फायर रिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। यह दुनिया का सबसे भूकंपीय और ज्वालामुखी रूप से सक्रिय क्षेत्र है। तो रिंग ऑफ फायर क्या है, सबसे सक्रिय क्षेत्र है ज्वालामुखी के लिए और भूकंपीय क्षेत्र के लिए, ठीक है ना। कभी कभी इस क्षेत्र को सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सरकम पैसिफिक बेल्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है ना, सरकम पैसिफिक बेल्ट के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है ना। तो फ्यूगो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, ग्वाटेमाला में स्थित है। अब आ जाते हैं आज के नवे प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा नवा प्रश्न है वह कथन है, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि आतंकवाद प्रतिघात पर आसियान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन प्लान ADMM प्लस, ठीक है, विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक 19 से 20 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए आतंकवाद प्रतिघात पर आसियान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन प्लान विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक 19 से 20 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित की जानी है, ठीक है। दूसरा कथन देख लेते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड इस बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। ये कौर हो गया है, कौर नहीं है, भारत और है, ठीक है ना, क्या है, यह है भारत और, यहां लिख देता हूं मैं, भारत और न्यूजीलैंड इस बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। तो कूट से बताइए कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो दोनों सही है और दोनों गलत है, ठीक है ना। तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए। चलिए देखते हैं, कथनों का परीक्षण करते हैं। देखिए पहला कथन है आतंकवाद प्रतिघात पर आसियान रक्षा मंत्रियों का जो सम्मेलन है यह नई दिल्ली में आयोजित किया जाने वाला है। यह कथन बिल्कुल सही है, ठीक है ना, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन है भारत और न्यूजीलैंड इस बैठक की अध्यक्षता सह अध्यक्षता करेंगे। तो भारत और न्यूजीलैंड नहीं है बल्कि भारत और, यह न्यूजीलैंड नहीं है बल्कि भारत और मलेशिया, ठीक है, भारत और मलेशिया इस बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या है, केवल एक सही है और दो गलत, सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना, केवल एक सही है और दो गलत है, ठीक है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता भारत और न्यूजीलैंड नहीं बल्कि भारत और मलेशिया इसकी सह अध्यक्षता करेंगे और भारत जो है पहली बार सह अध्यक्षता करेगा, ठीक है ना, पहली बार भारत जो है सह अध्यक्षता करेगा, ठीक है, भारत जो है पहली बार ऐसी बैठक की सह अध्यक्षता करेगा। अब देखिए इसमें जो आसियान के 10 आसियान सदस्य देश हैं, जैसे है ब्रुनेई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओ पीडीआर है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, वियतनाम है, सिंगापुर है और थाईलैंड, ठीक है। तो इस प्रकार से 10 आसियान के देश और 8 सहयोगी देश जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, चीन, अमेरिका और रूस, तो इतने देशों के प्रतिनिधिमंडल यानी कुल 18 देशों के प्रतिनिधिमंडल इसमें भाग लेने वाले हैं, ठीक है ना। दो और हैं, तिमोर लेस्ते भी इसमें शामिल होने वाला है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा केवल कथन एक सही है, दूसरा कथन गलत है, ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। अब अगला आज का 10वां और आखिरी प्रश्न देखते हैं। देखिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है और यह प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, ठीक है ना, 15 मार्च के दिन को क्या मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 की थीम क्या है, ठीक है, 2025 की थीम विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की क्या है, थीम है न्याय संगत परिवर्तन के लिए, न्याय संगत परिवर्तन के लिए सतत अस्तित्व, ठीक है,
न्याय संगत परिवर्तन के लिए सतत अस्तित्व, यह विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम है, ठीक है ना। या इसे आप यूं कह लें कि टिकाऊ जीवन शैली के लिए, टिकाऊ जीवन शैली के लिए, टिकाऊ जीवन शैली के लिए एक न्याय संगत परिवर्तन, ठीक है, एक न्याय संगत परिवर्तन, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे जो 18 मार्च के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स के प्रश्न थे। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इन प्रश्नों का लाभ मिल सके। साथ ही अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल करते रहिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।